अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। लड़ाई आज ये हो रही थी कि बकौल अब्दुल्ला लाहौर का मौसम बहुत ही सुहाना है, सुहाना तो होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब लोगों के लिए अजियत बन गई है बारिश। और मैं ट्विटर पे भी तस्वीरें देख रही थी और कुछ लोगों के जो लाहौर में रहते हैं उनसे बात भी करी थी, कमेंट्स इट्स टू मच, लाहौर डूब रहा है भाई। इट इज़ टू मच, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर में जो बला की गर्मी और शदीद हब्स की कैफियत थी ना, उसका बिल आखिर खात्मा हुआ है। और बाय द वे, क्या बारिश ने आपको लगता है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत लाहौर में इस मरतबा ज़्यादा तबाही मचाई है? अगर मचाई है तो आप हमें लिखकर कमेंट कीजिएगा @Jio Pakistan TV पर। Somebody had written कि लाहौर में इतनी बारिश हुई है और ऐसा डूबा हुआ है कि अब तैर के ना कहीं और किसी और पंजाब के कोने में चला जाएगा पूरा का पूरा लाहौर, बिकॉज इट इज राइट नाउ अंडर वाटर। अच्छा, वैसे तो बहुत ही बारिश होती है हर दफा ही, हर साल ही लाहौर में, लेकिन पानी किसी न किसी तरह निकल ही जाता है 1-2 घंटे या आधा दिन बाद। आई वंडर कि इस मरतबा क्या हुआ है। एट द सेम टाइम कल वैसे ही एक इशू मेरी नॉलेज में आया एंड आई वाज सरप्राइज कि जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है जो गाड़ियों की टैक्स और फीस वसूल करके उनको नंबर प्लेट जारी करता है, ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी यही केस है कि साल से नंबर प्लेट्स ही नहीं आ रही हैं। पंजाब में तो अभी तक ठेका नहीं हुआ, मतलब अ फ्रेंड वाज ट्राइंग टू गेट नंबर प्लेट ऑफ हिज कार जो कि 2014 में उसने खरीदी थी, ठीक है। और मुझे तो पहले यकीन ही नहीं आया, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज़ दिस इज ये नहीं हो सकता। नहीं, उसके बाद मेरी एक्साइज दफ्तर में बात भी हुई और उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला भाई अभी तो हमारा ठेका ही नहीं हुआ, पंजाब की बात कर रहा हूं, तो जब होगा तो फिर देखेंगे नंबर प्लेट्स। आपको पता है कि दिस कैन बी रियली डेंजरस, क्योंकि जाहिर है टेम्पररी या कॉपी नंबर प्लेट्स लगाई जाती हैं, इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात हो सकते हैं, बहुत सी और इसके पहलू हो सकते हैं। और पर्टिकुलरली सिंध में भी यही सूरत हाल है कि साल से बीच में एक जो अरसा है 3-4 साल की नंबर प्लेट्स नहीं आ रही हैं। तो भाई जब पैसे ले रहे हो तो नंबर प्लेट्स क्या खताती थोड़ी होनी है, वो बननी है ना, वो बनाएं। Yes, okay, so this is something that we are going to definitely follow up ज़रूर करेंगे, क्योंकि to be very honest this is the first time I'm hearing it और मुझे भी अभी पता चला है। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमें पता भी है, तो आपको आगाह भी करेंगे। अच्छा जी, कल परसों हम कराची में कराची यूनिवर्सिटी की तालबा PhD जो करना चाह रही थी उनकी मुबैना खुदकुशी के मामले को डिस्कस कर रहे थे इनफैक्ट कल ही, और उसके बाद एक बहुत ही तवील फहरिस्त ऑफ हॉरर स्टोरीज सामने आना शुरू हो गई, पर्टिकुलरली पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मुताल्लिक, जहाँ पर मुतअद्दिद लोगों को ये शिकायत है कि उनके PhDs जो हैं वो इसी किस्म की किसी वजह की वजह से रुके हुए हैं। लेकिन एक और कराची में मुबैना खुदकुशी का मामला सामने आया है और ये वो खातून हैं जिनको हमारे बहुत से दोस्त जानते थे। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि कराची में लेडी डॉक्टर के कत्ल की गुत्थी उलझी हुई है और इतलात हैं कि कराची के इलाके डिफेंस में 25 साल डॉक्टर माहा शाह का कत्ल हुआ या उन्होंने खुदकुशी की, वाज़े नहीं। FIR अब तक दर्ज नहीं हो सकी है और पुलिस का कहना है कि मौत से पहले खातून डॉक्टर की अपने वालिद से तल्ख कलामी हुई थी, जबकि कहा जा रहा है कि मकतूला के सर के पीछे गोली लगी है। अगर पीछे लगी हो तो वो खुदकुशी कैसे, बड़ा मुश्किल है, कैसे निशाना आप पीछे से अपने, मतलब इट डजंट मेक सेंस बेसिकली। इट एटलीस्ट रेजेस द क्वेश्चन कि ये खुदकुशी कैसे आप कह सकते हैं। क्या वालिदैन परसू कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई को नहीं कर रहे हैं? ये हम ज़ीशान शाह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जानते हैं। ज़ीशान, शुरू में तो यही कहा गया कि शुरू में तो पहले तो हमने भी जानने की कोशिश की थी, बताया नहीं जा रहा था, फिर पता लगा जी मुबैना खुदकुशी है। अब पीछे से गोली लगी हुई है, तो खुदकुशी करने वाले तो या तो कनपट्टी पे रख के गोली मारते हैं या सामने से मारते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल ये वाकया जो गुज़िश्ता रोज पेश आया था, तो हम अभी भी इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन सही से शुरू नहीं हो सकी है। जो मेरी इस हवाले से पुलिस के अलावा काम से बात हुई थी, उनका कहना था कि क्योंकि गुज़िश्ता रोज ये हादसा जब पेश आया था तो उसके बाद में जो माहा अली शाह थी, उनकी फैमिली थी, वो उनके आबाई इलाके मीरपुर खास उनकी तदफीन के लिए लेके गए थे। तमाम इस दौरान फिर जब वो वापस आ जाएंगे तो फिर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और फिर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब तक की तफ्तीश के मुताबिक जो घर के अंदर से पिस्टल बरामद हुआ था, वो पिस्टल इनके बगैर इनके घर वालों के किसी का भी नहीं था और ना उनके घर में कोई पिस्टल वगैरह कोई एग्जिस्टेंस थी। तो इसलिए अब पुलिस अब इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये आगे लेके जा रही है। एक एंट्री और एक एग्जिट होल जो है महा के सर से, वो उसकी तस्दीक हो गई है कि जो बाएं जानिब से गोली दाखिल हुई और दाएं जानिब से निकल के दीवार के अंदर जाके उसे गोली का सिक्का फंसा है, जो कि सिक्का भी मिल गया है।
है। तो अब इस हवाले से जो असलाह था उसकी फौरन से कराई जा रही है। नहीं तो ये जो इत्तलात थी कि पीछे से, सर के पीछे से गोली मारी है, ये गोली लगी है, ये गलत है, यानी कि दाएं तरफ से लगी है और बाएं तरफ से निकली है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिएगा ज़ीशान। नहीं हुई है कि गोली पीछे से चली है, गोली वॉशरूम के अंदर से चली है। अच्छा। और वॉशरूम अंदर से बंद था जिसके लिए, और जब जो एंट्री है गोली की वो बाएं जानिब से बताई गई है, दाएं जानिब से उसकी एग्जिट आई है इस महा की जो गोली लगी है। इसके अलावा जो जिस वक्त फायरिंग हुई थी उससे कबल भी उनके अपने वालिद के साथ थोड़ी चपकलिश हुई थी कुछ, और उसके बाद ये घर वालों का बयान है और उसके कुछ देर के बाद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। ताहम अभी भी ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि इनके घर में वो जो पिस्टल बरामद हुआ था वो किसी का भी नहीं था, और इसी के हवाले से तहकीकात को भी मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। डेफिनेटली ऑब्वियसली कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह इस किस्म की फोरेंसिक तो हो ही रहा होगा वहाँ, लेकिन क्या फैमिली ने इजाज़त दी कि इनका पोस्टमार्टम हो सके और ज़रा ज़्यादा तफ्तीश की जा सके कि किस तरह इनकी डेथ वाकई हुई? देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स भी सामने आए हैं जो कि फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मंजर आम पर नहीं लाए जा सकते, जैसे कि क्योंकि जो तफ्तीश है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तमाम इनकी जो इनिशियल जो पोस्टमार्टम थी वो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो मजीद जो पॉइंट जैसा मैंने अर्ज किया कि जो आए हैं सामने उसको भी मद्देनजर रख के मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें बयानात की रोशनी में आगे बढ़ेंगी। जिस वक्त जब ये इनकी फैमिली वापस आ जाएगी तो उसके बाद में इस तफ्तीश को बहरहाल इंक्वायरी को मुकम्मल किया जाएगा। थैंक यू सो मच। ज़ीशान शाह हमें बता रहे थे महा शाह वाज अ डॉक्टर कराची के एक मारूफ प्राइवेट अस्पताल में, और शी वाज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज वेल। बिल्कुल बड़ी एक्टिव थी सोशल मीडिया पे भी, और इनफैक्ट जो भी इनको जानते हैं उनका यही कहना है कि बहुत शॉकिंग है और बड़ा डिसबिलीफ है कि इस तरह वो कैसे अपने आप को मार सकती हैं। एनीवे दिस इज डेवलपिंग न्यूज़, और जिस तरह हमारे पास ज़्यादा खबर होगी हम ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन समथिंग दैट वी डू नो अबाउट उसके हवाले से पहले बात कर लेते हैं। और ऑल्सो पार्ट ऑफ मैं जरा ना इस मामले में भी थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गया कि एक तरफ तो कमेटी बन रही थी या उस पर पेशरफ्त हो रही थी, दूसरी तरफ एहतजाज भी हो रहा था, तो क्या एग्जैक्टली हो रहा था? यही तो बात है सारी समझने की। एनीवे जी अब्दुल्ला क्या बात करें, पहले आपको उसको बैकग्राउंड भी दे देते हैं कि सिंध में वफाकी मंसूबों के लिए पीपल्स पार्टी, PTI और MQM की राब्ता कमेटी कायम हो गई है और कराची को वफाक के सुपुर्द करने की तजवीज़ के खिलाफ सिंध भर में पीपल्स पार्टी का एहतजाज भी जारी है। पीपल्स पार्टी का एहतजाज था वो बाय द वे, और एक ही दिन में दो मुतज़ाद खबरों ने कराची वालों को चकरा के रख दिया है। सिंध में वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट से मुतालिक राब्तों के लिए वफाकी और सूबाई नुमाइंदों की कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। कब, क्या, कैसे मिलेगा 2 हफ्तों में सामने लाने का वादा भी कर लिया गया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, वज़ीर तालीम सईद गनी, वफाक़ी वज़रा असद उमर, अली जैदी, अमीनुल हक पर मुश्तमिल कमेटी भी बन गई है जो सब कामों पर नज़र रखेगी। 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है, नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। ये चौथा एरिया है। 5वीं वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची के सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। सो ये सारी बातें हैं जिनका ऐलान किया गया कल वफाकी वज़ीर की तरफ से जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान हो रहा था। एक्चुअली एन उस वक्त कराची को वफाक के हवाले करने की तजवीज़ के खिलाफ पीपल्स पार्टी सूबे में एहतजाजी मुजाहिरा कर रही थी। सिंध को हम पाकिस्तान की माँ कहते हैं, माँ, और ये माँ पर हमला कर रहे हैं। कल फिर MQM के कुछ लोगों ने एक नए सूबे की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सूबा सिंध को तकसीम करने की बात करते हैं वो सूबे के अंदर लोगों में नफरतें पैदा करना चाहते हैं। और आपको ये भी बताएं कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कराची से मुतालिक अहम फैसले करने वाले हैं।
चलें जी, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और कौन नहीं चाहता कि कराची की बेहतरी हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले कराची के लिए बहुत कुछ करने के दावे किए थे, लेकिन 2 बरसों में बात सिर्फ कमेटी कायम करने तक ही अभी पहुंची है। अब लेट्स सी कि क्या मामला आगे बढ़ता है और किस तरह से बढ़ता है। कहना पड़ेगा कि कराची पर सियासत तो हो रही है, लेकिन काम अभी होता नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए भी लोगों को ज़्यादा उम्मीदें थी क्योंकि अभी 2 साल बाद इसी स्टेज तक पहुंचे हैं कि कमेटी बन जाए और उसमें कौन कौन लोग शामिल हों। जबकि लोगों ने इसलिए ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि वज़ीर आज़म को खुद कराची से मुंतखब किया था, क्योंकि वो एक अच्छे चेंज, एक अच्छी तब्दीली के मुंतज़िर थे। What can I say to that? I cannot add to it. लेकिन we do have some guests जिनसे हम बात करके मजीद समझ सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। सिंध के वज़ीर बल्दियात व इतलात नासिर हुसैन शाह हमारे साथ हैं। नासिर साहब, हफ्ते को आप PTI और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे थे। कराची की तरक्की के लिए बड़े वादे किए गए थे। वज़ीर आला सिंध की वफाकी वज़ीर असद उमर से मुलाकात भी हुई थी, कमेटी बनाने पर इत्तफाक भी हुआ। ये सारी चीज़ें जो होती चली जा रही थी। साथ ही उस वक्त PPP सिंध भर में वफाक के खिलाफ एहतजाज भी कर रही थी। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा था, ये एहतजाज क्यों हो रहा था? आपको क्या खदशा है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, हमने हफ्ते को भी मुलाकात की और बुध को भी मुलाकात की है, और ये जो एहतजाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये एहतजाज कोई इसके लिए नहीं था, बल्कि ये जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है, जो मईशत की बदहाली है, महंगाई है, और फिर जो ये बिजली की ने जो सब लोगों का जीना जीरन किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो, सेपको हो, या मुल्क के दीगर हिस्सों में आप देख लें, घंटों घंटों कई जगहों पे तो दिनों तक बिजली नहीं आती और लोग बड़े परेशान हैं। और फिर कुछ लोगों ने, आपके इल्म में है कि हमारे सूबे में जो एक लिसानियत की बात की जाती है, सिंध के बंटवारे की बात की जाती है, ये एहतजाज उसकी तरफ लिहाज से था। और फिर एक ये जो मीडिया पे बहुत सारी ख़बरें आई कि जी पता नहीं क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुलाकातें हुई हैं और वो जो बनाई भी जाएगी कोई कमेटी, तो वो एक कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन की होगी कि जो इशू हैं पूरे सूबे के, वो मिल बैठकर हल करेंगे। जहाँ पे कोई ऐसे बॉटल नेक्स हैं, कोई इश्यूज़ आ जाते हैं, तो मिल के करेंगे, क्योंकि सब लोगों की तरक्की करना हमारा फ़र्ज़ है और फेडरल गवर्नमेंट का भी ये फ़र्ज़ है। और ये सूबा जो है उसी मुल्क में है, उसी पाकिस्तान में है जिसके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, तो उनका भी ये हक, हमारा यहाँ का हक बनता है कि वो यहाँ भी कोई स्कीमें दें। और ताकि साहब, अभी तो बड़ा रंज हो रहा है आपको कि सिंध के बंटवारे की मुबैना तौर पर बात हो रही है, लेकिन काश ये रंज उस वक्त हो जाता जब आप बरसा बरस से इस सूबे पर बरसर इक़्तिदार हैं और किराए के मकान की तरह इस सूबे इस शहर से सिर्फ पैसे लिए ही हैं, इस पर इन्वेस्ट किसी ने नहीं किया। तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। डिलीवर किया होता तो ये आज बात ना हो रही होती, लेकिन अब अवामी तवक्कुआत तो ये थी कि PPP महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आएगी। अब आप लोग खुद कहते हैं कि आप गरीब की बात करते हैं, अब आपका इल्ज़ाम भी है कि वफाक कराची के लिए फंड्स मुहैया नहीं करता, तो उसके खिलाफ एहतजाज करें ना। कराची के मसाइल के हल के बजाय अपनी सियासत हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। देखें, मैं तो वजाहत कर चुका कि ये जो एहतजाज थे पूरी सिंध में और कराची में भी हुआ, और सिंध हमारे पूरे सूबे के दीगर शहरों में भी हुआ, इवन इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर भी हुआ, वो इस मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। फिर उनकी महंगाई, मुआशी जो बदहाली है इस वक्त, और ख़ास तौर पर बिजली के, और उसके साथ साथ दीगर इश्यूज़ भी थे। तो देखें, कराची पे कोई सियासत हम नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कराची को इस हाल तक पहुंचाया, जिनको कराची वाले जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ वो करते रहे, और अब आके वो दूसरी बातें कर रहे हैं। अच्छा, चलें आपसे ये भी पूछ लें कि ये भी बता दें, क्या इस एहतजाज का सिलसिला बढ़ाएंगे, मजीद एहतजाज होंगे, या मिल बैठ कर शहर के मसाइल का हल करेंगे? डिसाइड क्या किया है, जो कि ऑब्वियसली यही होना चाहिए, लेकिन आप बता दें। देखिए, मैं आपको फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एहतजाज इस वजह से नहीं था कि कोई कराची
में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में जो हालात हैं उसके लिए था। लेकिन हम यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और आपने देखा है कि बहुत काफ़ी हद तक यहाँ पे बेहतरी भी आई है, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। कराची वालों से वो दिन नहीं भूले होंगे जब इससे कम बारिश में भी दिनों तक सारे रोड बंद हो जाया करते थे, इलाकों में दिनों तक पानी रहता था। अब तो जाहिर है अगर कहीं पानी ज़्यादा भी हो तो 3-4 घंटे के बाद वो ड्रेन आउट हो जाता है। कुछ नशेबी इलाकों में ज़रूर है और उसमें भी बहुत सारों का नाअहली है जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है, लेकिन काफ़ी काम किया है और मज़ीद काम इंशाल्लाह करेंगे। सर, नाअहली आप पे थोपी क्या जा रही है, मेरी बताइए कि जो सूबे का वज़ीर आला होगा और जो प्रोविंशियल कैपिटल होगा उसकी जिम्मेदारी तो जाहिर है आप लोगों पे आती है ना। ठीक है कि MQM भी बरस इस कराची शहर की स्टेक होल्डर रही है और उन्होंने भी जो माशाअल्लाह यहाँ पे गुल खिलाए हैं वो किसी से ढके छुपे हैं नहीं। वो भी हमें दिन याद है कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर पूरा शहर बंद हो जाया करता था, मजाक बनाया हुआ था शहर में लिटरली। और अब इस शहर के लोग जो है थक चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि ये कमेटी बनानी है, नहीं बनानी है, जो करना है कर लें और इस शहर को अब डिलीवर करना शुरू कर दें। और आपको लगता है कि होगा? होपफुली। और मुझे एक और बात समझ नहीं आती कि पंजाब के इजाफी इंतजामी यूनिट्स बनने पे किसी को एतराज़ नहीं है। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के ऊपर सभी तकरीबन मुत्तफ़िक हैं। तो फिर अगर किसी ने एडवाइस दे दी या डिस्कशन कर ली कराची को एक अलग इंतजामी यूनिट बनाने की, तो उसे सिंध की तकसीम समझ के सड़कों पर एहतजाज शुरू कर दिया। नहीं, उन्होंने बार बार कहा एहतजाज इसलिए नहीं था। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कल तक एहतजाज नहीं, यहाँ पे आपने बहुत तकरीर नहीं सुनी थी वहाँ पे एहतजाज में जो लोग कर रहे थे कि लसानियत की बातें कर रही की जा रही हैं, सिंध की तकसीम की बात हो रही है। तो पंजाब में जनूबी पंजाब सूबे का कयाम वो भी तो पंजाब को तकसीम करने की बात है ना, क्योंकि एक बेहतर इंतजामी यूनिट बनेगा। जाहिर है बड़ी आबादी है, तो अगर कराची में किसी ने, हम ये नहीं कह रहे कि करें या करना चाहिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने तजवीज दे दी तो उस पर सरापा एहतजाज क्यों हो रहा है? इतना सेंसिटिव होने की क्या जरूरत थी? बात तो वैसे कुछ मतलब उसमें भी आपसे ताकत थोड़ी सी देख ही सकते थे, डुएबल तो हो ही सकता है। एनीवे जी, तहरीक इंसाफ से भी हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। आदिल शेख साहब, कराची के मसले पर ऐलानात तो हो रहे हैं, इक़दामात नजर नहीं आ रहे और यही हम अभी डिस्कशन भी कर रहे हैं। कम से कम आवाम को ये तो बताया जाए कि इजलासों में तय क्या हो रहा है। आपस में आप लोग गप्पे मार के बातें करके चले जाते हैं, जो हम तक बात पहुंचती है वो बिल्कुल एक कंफ्यूज्ड किस्म की कंकॉक्शन होती है और आवाम तो फिर अभी एहतजाज की कल बात हो रही है, अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा एहतजाज हुआ क्यों था। पहले आप सब कहते थे, आप लोग भी कहते थे कराची के लिए पीटीआई क्या कर रही है, आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, सिंध गवर्नमेंट भी कहती थी आप क्या कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं बताएं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, क्या चाहिए। तो बड़ा अच्छा ऐसा इक़दाम हुआ है, एक कमेटी बन गई है हुकूमतों के दरमियान और 6 रुकनी कमेटी है और इसका मैंडेट भी कराची का पानी, कराची की गलाजत, कचरा, कराची की रोड्स, कराची का सीवरेज सिस्टम और ट्रांसपोर्ट, ये 4-6 बड़े इसके जो चैलेंजेस हैं उसको लेकर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इक़दामात आज से कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह आपको ये इक़दामात रोड पर नजर आएंगे, ग्राउंड पर नजर आएंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो कमिटमेंट था इस शहर से, अलमदौस मुल्क से, चूंकि मैं समझता हूँ कराची आगे जाएगा तो मुल्क आगे जाएगा, ये उसी कमिटमेंट का नतीजा है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत आपके साथ भी है और एहतजाज भी कर रही है, हमने उनसे तो पूछा ही है ये, लेकिन इस तरह तो मसला मजीद ऐसा लग रहा है उलझ जाएगा। पीपल्स पार्टी से आपका कोई राब्ता हुआ है इस सिलसिले में कि ये जब बात हो रही है, जब कमेटी बन रही है, जब उसमें उनके लोग भी शामिल हैं, तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हुकूमत और हम साथ हैं इस तरक्की के इशू पर, डेवलपमेंट के इशू पर। कराची को जो पिछले दिनों कचरा कुंडी, गटरिस्तान बन गया, तो उस इशू पर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग हैं, हमारा नजरिया अलग, हमारी पार्टीज अलग। तो अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, वो ट्रकों के पीछे नहीं एक्स्ट्रा लिखा होता कि हरकत में बरकत है, इस फार्मूले के तहत वो कर रहे होंगे, इसमें इशू कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने एक मैंडेट को इकट्ठा रखना है, एक सिंध कार्ड को इस्तेमाल करना है, लेकिन ठीक है, उन्हें सियासत करने का इख्तियार है। हम कहते हैं कि तरक्की और ये डेवलपमेंट की जो कमेटी है और ये जो काम है ये अलग होता रहे, बाकी वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव उन्होंने बनाना है वो करें, उन्होंने एहतजाज करना है, उन्होंने तकरीर करनी है, उन्होंने एक खाम खा का शोशा छोड़ना है कि जी खुदा न खास्ता
कोई सिंध अलहदा हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं निकला ना। आसान कहना चाहिए कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात इनको बड़ी नागवार गुजरी है। और मजीद सलीज अल्फाज में अगर कहते हैं कि जी कराची हम अपनी धरती माँ को, अरे भाई धरती माँ को कुछ नहीं हो रहा। हम तो यकीन रखते हैं कि मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। तो किसी ने कह दिया कुत्ता कान ले गया, किसी से कान को देखा नहीं, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, असल बात सुनी नहीं और कहीं कराची टूट रहा है, सिंध टूट रहा है। ये गलत बात है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को इस वक्त बिहेव करना चाहिए और मस्बत अंदाज, जो हम मस्बत अंदाज में चल रहे हैं। देखिए पिछले एक हफ्ते मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की है। हम कहते हैं चलो आगे बढ़ो, कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकल जाए जिसको बेस बना लें। हम तो सच्चे दिल से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए ये भी एक बात है जिसको आप क्लियर कर सकते हैं। ज़रा ये तो बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची को अलग करने और सिंध को तकसीम करने की साजिश के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है, आप लोगों ने भी कहा था कि सिंध हुकूमत के पास आखिरी चांस है। ये टर्म्स जो होते हैं दे हैव सम वेटेज, सम मीनिंग। तो आज बता ही दें कि अगर ये आखिरी चांस मिस हो गया तो क्या होगा? पीपल्स पार्टी ने दोहरा निज़ाम खुद बनाया था और उसके ऊपर फंक्शनल लीग ने बहुत बड़े मुजाहरे किए थे। उस पर पूरी सिंध खड़ी हो गई थी। पीटीआई ने तो कुछ नहीं कहा। ना हम कराची सूबे बनाने की बात करते हैं, ना हम अलहदा करना चाहते हैं, ना हम फेडरल टेरिटरी में ले जाना चाहते हैं। हाँ, हमने कहा था ना कि फेडरल गवर्नमेंट अपने किरदार अदा करेगी, किरदार अदा कर रही है, कमेटी में आ गई है, पैसे लगाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फंड्स लगेंगे। क्या कराची की तरक्की करना, इस शहर को तरक्की देना जो कि सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का सबसे बड़ा शहर है, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, क्या वो सिंध दुश्मनी है? क्या कराची में अगर रोड बन जाती है, पानी मिल जाता है कराची वालों को, गटर बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, क्या कराची की तरक्की सिंध की तरक्की नहीं है? क्या कराची की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की नहीं है? ये गलत तरफ पीपल पार्टी लेकर जा रही है, नहीं लेकर जाना चाहिए। बराए करम इसको मस्बत लीजिए। ये मुल्क के लिए ज़रूरी है, सूबे के लिए ज़रूरी है, सूबे के अवाम के लिए ज़रूरी है। कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा और हम कराची की तरक्की देना चाह रहे हैं। कराची को पानी देना, कराची के गटर ठीक करना, कराची को ट्रांसपोर्ट देना, कराची की रोड बनाना, कराची के रास्ते बनाना। अगर इसको आप सिंध की से गद्दारी के ज़माने में लेते हैं तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ ऐसे अकल के अंधों के लिए जो इसको समझेंगे कि शायद ये कोई खुदा न खासा सिंध दुश्मनी हो रही है। ऐसे नहीं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो रही है और इंशाल्लाह सिंध दोस्ती का मुजाहरा है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच हलीम आदिल शेख साहब। अच्छा, अब हम इस सेगमेंट को इस बात पे कंक्लूड करेंगे कि वी आर ऑल वेरी होपफुल। कराची के लोग बड़े पुरुमीद हैं और सिंध हुकूमत खास तौर पे आप ज़रा कोऑर्डिनेट करें और आप लोग सब मिल के कुछ कर जाएं, इस शहर को डिलीवर कर दें। आप सबकी सियासत को फ़ायदा होगा अगर इस शहर को डिलीवर कर दिया। पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा होगा, पीटीआई को भी फ़ायदा होगा। लेकिन बात यह है दैट यू हैव टू रियलाइज, ऑल ऑफ यू हैव टू रियलाइज कि आप लोगों को मिल के करना होगा ये सब कुछ। ये एक के बस का काम भी नहीं है और सारे स्टेक होल्डर साथ मिल के डिसीजंस लेंगे तो कुछ होगा, वरना फिर बाकी सारे जो भी करेगा उसके राह में रोड़े अड़ाएंगे। एंड दैट वी हैव बीन सीइंग फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स। इस शहर को दिल से अपना समझें और इसके लिए कुछ करें, क्योंकि अभी भी ये बातें जब होती हैं, हम इतने लोगों से बातें करते हैं, वो कहते हैं कि पानी देंगे, शहर को गंदगी उठाएंगे, तो ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल एक रेटरिक साउंड करता है। और वो हमारी पुरानी जो हमारा जुमला है ना कि शहर के माली वारिस सारे हैं लेकिन बाली वारिस कोई नहीं है, वो फिर हम रिपीट करते हैं तो फिर माइंड कर जाते हैं। And you can't blame us for believing that. बहुत से और फैसलों और मंसूबों की तरह दानिश स्कूलों की मुखालफत करने वाली तहरीक इंसाफ अब इन्हीं स्कूलों की हालत पर तवज्जो दे रही है। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि बुज़दार हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार के अवाइल में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए दानिश स्कूल मंसूबे की हामी नहीं थी, लेकिन फिर इसकी अफादियत का अंदाज़ा हो गया और पंजाब हुकूमत ने इन स्कूल्स को जारी रखने का फ़ैसला किया। बुज़दार हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का दावा है कि माजी के हुक्मरानों ने दानिश स्कूल प्रोजेक्ट को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब इसे गरीब खानदानों के बच्चों को की तालीम के लिए बहुत अहसन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकन पंजाब असेंबली और वाइस चेयरपर्सन दानिश स्कूल प्रोजेक्ट समीरा अहमद बुखारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया है। समीरा साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पंजाब हुकूमत पहले तो दानिश स्कूलों की हामी नहीं थी, रिकॉर्ड पर है कि हाशिम जवां बख्त और मुराद राज चाहते थे कि ये मंसूबा चलता ना चले, तो लेकिन फिर इसकी अफादियत का पता चल गया। ये किस तरह अंदाजा हुआ, क्या आप लोगों ने सोचा इसके बारे में? भी करते हैं सुमेरा बुखारी साहिबा ने। सुमेरा बुखारी साहिबा जी।
Actually, thank you first of all for having me on your show. और मेरे लिए बड़ी इस वक्त प्रिविलेज की बात है कि I can talk about Danish schools and all the achievements that we've been able to make in these 2 years. बात ये कि जब हमने इस प्रोजेक्ट को मैं इन्वॉल्व हुई इसमें and we हमारा बेसिकली कंटेंशन ये थी कि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट कंसिडरिंग कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं दे आर इन अ डिप्लोरेबल स्टेट। ठीक है, हम ये समझते हैं कि इतना पैसा दानिश स्कूल पे लगा, इससे बेहतर था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे उनको आप अपग्रेड करते। बट I don't want to talk about whatever we thought, but हमारी ये कोशिश ये थी कि हम इस प्रोजेक्ट को वायबल और कैसे बना सकते हैं कि हम इसके अंदर और बच्चों को इंडक्ट करें, बिकॉज इतनी बड़ी इस पे एकड़ों पे ये स्कूल बने हुए हैं, तो हम जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी अगर परसेंटेज कम कर सकें, सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी सी पॉलिसीज़ को चेंज किया और अब हम लोगों ने डे स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये स्कूल मतलब उन जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनके ऊपर एक टैग नहीं लगना चाहिए कि वो गरीब का बच्चा है। ये क्योंकि इतने स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है और इनके ऊपर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड होती हैं, तो वी वांट कि इसमें हर क्लास का बच्चा पढ़ सके ताकि मैक्सिमम जो है वो बच्चे इसके अंदर इंडक्ट हो सके। तो हमें डे स्कॉलर्स इंट्रोड्यूस किए। आपने बात की है क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीबडी जो कि दानिश स्कूल में पढ़ता हो या जिसका जानने वाला दानिश स्कूल में पढ़ता हो। तो ये इतनी खूबसूरत इमारतें हैं जो कि देख रहे हैं और हमें पता है इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। आई एम सरप्राइज्ड कि इसे बोर्डिंग के लिए अवेलेबल थी, डे स्कॉलर नहीं थे। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिकॉज ये तो बड़ी अजीब सी पॉलिसी थी अगर शुरू से भी थी तो माजरत के साथ। बेसिकली बात यह है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स। एक दानिश स्कूल्स हैं जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और दूसरे हैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो डे स्कूल्स हैं। तो और उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो रेजिडेंट नहीं है, जो ये COEs हैं जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं। तो हम जो है वो ये समझते हैं कि आप एक क्लास को बिल्कुल सिक्लूडेड मत करें। ठीक है, आप अपने बच्चों को, हमारा पर्पस ये है कि ये जहाँ पे ये स्कूल हैं ये बहुत रिमोट एरियाज़ हैं क्योंकि ज़्यादातर साउथ ऑफ पंजाब में है, तो वहाँ पे वैसे भी स्कूलिंग जो है वो बहुत मतलब परसेंटेज इज़ वेरी लो। तो हम लोग जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे जितने भी एरिया में लोग रहते हैं, बेशक वो पॉलिटिशियन का बच्चा हो, वो बेशक किसी जिम्मेदार का बच्चा हो या वो गरीब का बच्चा हो, वो सारे उस स्कूलों में जाएँ और जितनी फैसिलिटीज़ वो अवेल कर सकते हैं वो इन स्कूलों से करें। अच्छा सुमेरा साहिबा, ये भी बताइएगा कि अब आपका क्या प्लानिंग क्या है इन स्कूलों के हवाले से, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज इमैक्युलेट, बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे पाकिस्तानी होने के नाते कि इनको डेफिनेटली यूटिलाइज किया जाए। वी डू नो कि स्कूल्स तो इस वक्त बंद है 15 सितंबर तक, तो यकीनन ये भी अभी तक तो काम नहीं कर रहे होंगे। क्या इनका थ्रू आउट कोई ऑनलाइन सिस्टम भी चल रहा था? अब जब 15 सितंबर के बाद स्कूल खुलेंगे, दोबारा से भर्तियाँ होंगी, क्या प्लानिंग क्या आप लोगों ने सोची है? देखिए, हमारे जो स्कूल्स थे वो क्वारंटीन सेंटर्स के लिए यूज़ होते रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली स्पेस बहुत ज़्यादा थी और क्लीनलीनेस का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था। अब बेसिकली ये है कि ऑनलाइन नहीं हो सकता था बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्लास जिनके पास इंटरनेट सर्विसेज एंड लैपटॉप्स जो हैं वो नहीं है अवेलेबल। सो इंशाल्लाह वंस स्कूल्स ओपन होपफुली फ्रॉम द 15th of September, तो तब से ये स्कूल जो है वो दोबारा चलेंगे। हमारा आगे प्लान ऑफ एक्शन यही है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे हमने उनको स्पीड अप किया है और हमारी कोशिश ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द प्रोजेक्ट्स जो शुरू हुए थे बट वो उधर ही रह गए हुए थे। और कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जैसा चिश्तियाँ और हासिलपुर है, वो हमारे सबसे बड़े स्कूल्स हैं मगर उनके अंदर बहुत सी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी। एक दानिश स्कूल जो है उसके अंदर 770 बच्चों की कैपेसिटी होती है, तो जो इनिशियली बने उसके अंदर सिर्फ 500 की कैपेसिटी थी। तो हमने उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया है और अब इंशाल्लाह उनकी रेजिडेंट स्कॉलर्स या डे स्कॉलर्स की कैपेसिटी, क्योंकि डे स्कॉलर्स तो क्लासरूम जितनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनमें तो 1000-2000 बच्चा बिल्डिंग को देख तो लगता है कि ये 700 से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही हो सकता है। चाहिए इनमें।
जी हमारी यही मैंने जब विजिट भी किया ये स्कूल्स तो दिस वाज माय ओनली क्वेश्चन कि ये हमारे पास इतनी स्पेस है तो वी नीड टू यूटिलाइज देम। तो हम लोगों ने इनिशियली, क्योंकि देखिए आप ये नहीं चाहते कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको नहीं आप खराब करना चाहते, तो हमने टू बिगिन विद 30 डेज स्कॉलर्स पर स्कूल इंट्रोड्यूस किए। हमारा वो बड़ा अच्छा सा, माशाल्लाह हमारा वो 30 का फिगर जो है वो बहुत लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स हमने अचीव कर लिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर और बच्चों को एनरोल करते रहेंगे ताकि एग्जिस्टिंग बच्चे उनको भी प्रॉब्लम ना हो। हम आपसे बात करते रहेंगे बिकॉज हम भी बड़े इंटरेस्टेड है कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो फिर तो काम बहुत अच्छा और जल्दी से हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुमैरा फ़ारिस साहिबा। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपके इलाके में स्कूल है, दानिश स्कूल करीब, तो आई गेस इससे बेहतर क्या ऑप्शन हो सकती है कि आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे बिल्डिंग्स, ऑल्दो स्कूल्स नहीं बनाते हैं हम, इसमें पढ़ाई का क्या मयार है इस पे भी एक अगला सेगमेंट। लेकिन प्लीज हमने यहाँ की बिल्डिंग्स देखी हुई हैं तो मुझे तो ये बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी लगी। इट्स अ गुड स्टार्ट। आई एम अप फॉर द ट्रायल। लेकिन वो पन्नू आकिल वाला सीन देखा है आपने? खौफ ज़्यादा हो गया और कहा यह जा रहा है कि वो शायद मेंटली डिस्टर्ब है। भाई मेंटली तो कुछ होएगा ही होगा जो अपनी फैमिली को मार दे, तो लिहाजा अच्छा, ये मेंटली डिस्टर्ब तो चलें बहुत ज्यादा होते हैं, अगर किसी एक का ये एक का फेल होता है ना, ये पूरा 4 बेटे एक बाप ने अपने बेटों के साथ 3 बेटों के साथ पहले प्लानिंग के साथ ये सारा काम किया है और सोच देखिए कि मुखालिफिन पर इल्जाम लगा देंगे कि उसने हमारे ही बच्चे मार दिए। अच्छा, मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन एक और खबर है जिसके बारे में हम लोग बात भी करते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। आपको बताएं कि खवातीन सहाफियों को हरासा करने का मामला FIA को भिजवाने का फैसला हुआ है, लेकिन देखना होगा कि हुकूमत इसमें कितना ताउन करती है। 2 रोज पहले कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत हुआ। कमेटी अरकान को खवातीन सहाफियों ने हरासानी के मामले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हरासानी की शिकार खवातीन सहाफियों के साथ खड़ा होना उनकी जिम्मेदारी है, वो ये मामला FIA को भिजवाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अगर कमेटी के जरिए खवातीन सहाफियों को इंसाफ ना दिला सके तो अदालत जाएंगे। इजलास में एंकर्स गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी, अंबर शमसी, रीमा उमर, बेनज़ीर शाह, मुनीज़ जहांगीर, तंजीला मजहर, आयमा खोसा, रमशा जहांगीर और ज़ेबुन्निसा बरकी ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। खवातीन सहाफियों का कहना था कि इख्तिलाफ राय पर खवातीन सहाफियों को हिरासा करना आम सी बात है एंड इट इज अ नोन फैक्ट। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये इट इज आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी कि होता क्या है। ये था हुमा कि ये बात अब नॉर्मलाइज हो गई थी। इट बिकेम अ न्यू नॉर्मल कि अच्छा आप अपनी बात का, अपनी राय का इजहार कर दिया, अब तो आप गालियां सुनने के लिए तैयार बैठे रहे। और कोई इंटेलिजेंट आर्गुमेंट आगे से नहीं आएगी, बस गालियां आएंगी। महमल सरफराज हमारे साथ हैं, तजियाकार है, सहाफी है। महमल, क्या कहेंगी आप? हाई टाइम, अबाउट टाइम के अब कोई एक्शन लिया जाए, FIA को भी अप्रोच हो गए, किस किस्म की सपोर्ट की आपको ज़रूरत है? एक तो मेरा ख्याल है एक सपोर्ट तो हम सारों को ये चाहिए कि हमें बिलीव किया जाए, हम पे यकीन किया जाए कि जब हम कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है तो हो रहा है। देखिए, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हुमायूं अब्दुल्ला। हुआ ये कि जब हुई मीटिंग 18 तारीख को, तो उस पर मैं भी थी क्योंकि हम लोग सब सिग्नेटरीज भी और हम लोग स्टेटमेंट भी जिस तरह से लेकर आए, तो वहाँ पर सब खवातीन सहाफ़ियों ने अपने टेस्टिमोनियल्स पढ़े, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स जो थी वो पढ़ी। तो आसमा शिराजी साहबा ने उन्होंने स्टार्ट किया, तो जब उन्होंने भी बात की तो उन्होंने वो गालियाँ, जिस किस्म के अल्फाज औरतों के लिए, जो सेक्शुअलाइज्ड अब्यूज़, जो हमने बात भी ये की कि एक जेंडर बेस्ड जो अब्यूज़ होती है ना, वो बहुत खौफनाक किस्म की होती है। आसमा ने वो पढ़कर सुनाई भी। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने चंद ट्वीट्स जो कि मेरे बारे में थी और जिसके अंदर ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, मैंने वो पढ़कर सुनाई। तो काफ़ी जो कमेटी के तमाम अरकान थे, सब लोग शॉक में चले गए। एक व्हाट्सएप पे एक इस किस्म का मैसेज भी था जो ऐसा था कि मैं 2-3 लाइनों से ज़्यादा कभी आज तक वो पढ़ नहीं सकी। तो मैंने वहाँ पर मोहसिन दावर साहब भी उस कमेटी में थे, तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ पढ़ के सुना दें। उन्होंने भी चंद लाइनें पढ़ी और फिर उन्होंने भी कहा कि मुझसे नहीं ये पढ़ा जाता। तो वो इस किस्म की वो सेक्शुअलाइज्ड और अब्यूज़, ऐसी ग्राफिक अब्यूज़ थी कि वो सुनकर बाकी भी कमेटी के अरकान जो है वो शॉक में आ गए कि किस किस्म की। तो मैंने वो कहा कि ये तो सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स हैं, ये सिर्फ चंद हैं, ये हज़ारों की तादाद में हम सब जो सहाफ़ियाँ यहाँ पे बैठी हैं और जो नहीं भी बैठी,
हम सबको जो आए दिन जो बात होती है, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है हुमा, हो सकता है मैं आपकी बात से किसी से एग्री ना करूं, हो सकता है आप मेरे से ना करूं, लेकिन अगर आपने मेरे उस ट्वीट के नीचे सिर्फ और सिर्फ मुझे वो गालियां ही देनी है तो फिर वो कोई डायलॉग तो वो नहीं रहा। मेवल मुझे बताइए, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है अब कि चलें बाकी तमाम सियासी जमातों के लोग और कारकुन और फॉलोअर्स मुलव्वस होंगे, लेकिन इस वक्त जो सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार है, ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ज़्यादातर ट्रोल्स या ज़्यादातर लोग जो बदकलामी बदजुबानी करते हैं, या तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब की डिस्प्ले पिक्चर लगाई होती है, या PTI का झंडा उनके हैंडल में शामिल होता है, या उन्होंने _PTI या PTI या कुछ भी लिखा होता है। तो ये जो जमात बरसरे इक़्तिदार है, सबसे ज़्यादा तो उसके फॉलोअर्स अब्यूज़ में मुलव्वस हैं। इस पर किसी ने बात की? देखिए, इस पर भी बात हुई थी, लेकिन इसके ऊपर एक जो हुकूमती राय इस तरह भी है कि कुछ लोग हो सकता है कि जानकर ये फेक अकाउंट्स हो, इस तरह के अकाउंट्स हो कि जिन्होंने जानकर उनकी PTI की हो, क्या इनकी ऑफिशियल वाबस्तगी तो है नहीं, एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी भी शायद हो सकता है कि उनके लिए हो, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि हम हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो अपने इन अकाउंट्स या जो अपने फॉलोअर्स सपोर्टर्स भी हैं, जो उनके जेन्युइन भी, अगर वो भी हमें गालियाँ देते हैं तो वो इसको डिनाउंस ज़रूर करें। आपने देखा होगा कि एक सीनियर वज़ीर ने ये ट्वीट कर दी, वो एक ही ट्वीट के अंदर उन्होंने 3 चीजें डाल दी। एक तरफ उन्होंने गाली को तो डिनाउंस किया, लेकिन साथ ही उन्होंने फेक न्यूज को भी डिनाउंस कर दिया, और उन्होंने कहा फेक न्यूज के ऊपर अगर कोई कॉल आउट करता है तो वो अब्यूजर्स नहीं है। अब मसला ये है कि आपने विक्टिम ब्लेमिंग ही उसी के अंदर कर दिया, आपने जस्टिफाई भी कर दिया उस पूरी चीज को कि ये आप लोगों को गाली तो नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आप फेक न्यूज दे रहे हैं, अच्छा आप जरा फेक न्यूज पे भी बता दीजिए, चले 1-2 तो ऑनेस्ट मिस्टेक्स हो भी सकती हैं। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स एक और चीज ये है, एंड आई कैन इमेजिन कि सारी मिल के खवातीन क्यों ये स्टेप लिया है कि जाके आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू रिवर्स थिंग इधर। यू कैन नॉट डिनाई दिस। आपकी बात कहना कि ये PTI के उन्होंने तस्वीरें वैसे ही लगा दी होंगी, किसी एक को कहना दैट इज़ फाइन, वी कैन गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपका ये पूरा ऑल आउट कहना, बाहर आना, आपने 2 दिन पहले ये मीटिंग की है, अब आपको ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर एहतजाज करने पे भी आपको वापस बैकलैश मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बैकलैश मिल रही है हुमा। ऐसा भी हो रहा है कि हमारी कोई 10 साल पुरानी ट्वीट्स जिनके अंदर हो सकता है किसी को कोई स्टूपिड कह दिया, कोई एक आदि कोई ऐसी नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसको कन्फ्लेट किया जा रहा है कि जो एक ऑर्गेनाइज ट्रोलिंग होती है, ऑर्गेनाइज सेक्शुअल अब्यूज होती है, जो रेप थ्रेट्स मिलती हैं, जो डेथ थ्रेट्स मिलती हैं, उनको उन अल्फाज या उन 10 साल पुरानी ट्वीट्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इस तरह की भी एग्जाम्पल दी जा रही है। फिर एक मेरे ख्याल में एक माशरती रवैयों को जो बदलने में बहुत टाइम लगेगा। जाहिर बात है, ये सब कुछ, ये ट्रेंड्स जब आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर डोमिनेशन भी किस तरीके से हुई, तो उसमें टाइम लगता है। अभी 2 दिन में तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पहले हमारे पास टाइम कम होगा, महबिल ये जरूर बता दें कि FIA को आपने जो सारा मामला भिजवा दिया है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम FIA? व्हाट डू यू थिंक कि वहां क्या होगा? देखिए, हमने नहीं भिजवाया, हम लोग ने तो अपने जैसा मैंने बताया कि स्टेटमेंट्स और वो सब जमा की। गरीदा फारूकी साहबा का एक केस ऑलरेडी उधर शायद पेंडिंग है, और तंजीला ने भी एक उनका एक केस था, उसके बारे में भी कोई बात की थी, तो वो मीटिंग के अंदर हुई, लेकिन अभी मीटिंग के ऑफिशियल मिनट्स आना बाकी हैं। तो लेट्स सी कि वो नेक्स्ट डेट कब देते हैं और किस किस को इन्वॉल्व करते हैं। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हुमा, मैं आपको सच्ची बात कहूँ, हम इस हुकूमत से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हुकूमत जो है, ये अपने फॉलोअर्स सपोर्टर्स को क्लियर वर्ड्स के अंदर कहेगी कि हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। खवातीन सहाफ़ी अपने आप को सेल्फ सेंसर करें, या खवातीन सहाफ़ी इस बात पे सोचे या महफूज ना अपने आप को ऑनलाइन स्पेसेस में महफूज ना समझें, ये हमारे सपोर्टर्स। और जब मजम्मत की जाएगी ना, तो इस तरह की बातें ना लिखी जाएं उसमें कि अगर फेक न्यूज पे कॉल आउट करने पे तो चले वो उस पे क्या बात है? ये गाली गलोच और ये थ्रेट्स यू कैन नॉट जस्टिफाई फॉर एनीथिंग। फेक न्यूज, रियल न्यूज, व्हाटएवर यू वांट टू से, ये गाली पे उतर आना जब आपके पास कोई आर्गुमेंट ना हो, एंड दिस इज टू ऑल द ट्रोल्स आउट देयर हु आर वाचिंग अस। गाली तो फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद रेप थ्रेट्स, उसके बाद जान से मारने की धमकियां, ये तो बहुत, अगवा की धमकियां भी बड़ी आम है। बहुत शुक्रिया आपका मेबल, थैंक यू सो मच। और इट्स हाई टाइम कि हम जो है ना ढके छुपे अल्फाज में मजम्मत ना करें, और ये तो जो किसी को भी कोई भी फॉलो कर रहा हो, आप दुनिया का सबसे बड़ा सच भी उसके सामने ला के रख देंगे, वो कहेगा फेक न्यूज है, फिर आप कर लें जो करना है।
फिर वो गालियां भी पड़ेंगी, तो इससे तो कवर मिल गया ना गालियों को। ऑफ टू ऑल दीज लेडीज, ये जो हमने चंद नाम आपके सामने हैं जिनका उस खत में भी जिक्र है और वो गई हैं पार्लियामेंट में जाके उन्होंने ये बात की है, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। क्योंकि जब हम पब्लिक फिगर होते हैं, जब हम इधर बैठे होते हैं आपसे बात कर रहे होते हैं, डेफिनेटली कोई बात शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे थ्रेट्स आ जाए। और थ्रेट्स सिर्फ आपको पता है कि जो आपको नहीं आते अब्दुल्ला, पूरी पूरी फैमिलीज को आते हैं। आपके माँ बाप का जिक्र होता है, आपके भाई बहनों का जिक्र होता है, हर चीज बीच में खोल के। एंड दिस शोज यू कि हमारा लेवल ऑफ टॉलरेंस या लेवल ऑफ डिबेट और डिसेंट, अगर मेरी आपसे बात नहीं मैं मान रही और आप नहीं मान रहे, तो वो डिसेंट का हम थोड़ी सी मिठास अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। और मिठास हम इसलिए इस तरह से शामिल करेंगे, हम बात करेंगे शहद की। और ये बात तो हमारी माओं को और हमें सदियों से पता है लेकिन फिर भी अब बाकी दुनिया भी इसे तस्लीम करिए। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के इलाज में कुदरती शहद ने एंटीबायोटिक दवाओं को पीछे छोड़ दिया है, लिटरली पीछे छोड़ दिया। बरतानवी तिब्बी जरीदे में एक तहकीक शाया हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ये कहते हैं कि शहद में ऐसा मुरक्कब होता है जो खांसी, गले की खराश, सीने की जकड़न में दीगर दवाओं की निस्बत ज्यादा मौसर साबित होता है। यानी कि अगर आपको ये सारी अलामात हैं, 2 दिन लगातार शहद का एज दवा आप इस्तेमाल करें, और हम तो बचपन से ही करते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, मतलब आम दिनों में भी अगर आप शहद इज अ पार्ट ऑफ योर डाइट, या सुबह उठ के आप शहद में थोड़ा सा नींबू डाल लें, तो वो आपको वैसे ही बेहतर आपकी तबीयत रखता है, आपका गला हमेशा साफ रखता है। तो ऑलरेडी ये चीज़ें, अब्दुल्ला यू आर वेरी राइट, ये बातें तो हमें पता ही थी। तो हमारी तो आपको पता है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में देखा जाए तो शहद की कितनी अहमियत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को इतनी रिसर्च करने की क्या जरूरत हमारे पास आ जाते तो हम उनको पहले बता देते, बट कहने का मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया को पता चल गया क्या। अच्छा जी, अब शहद की बात हो रही है तो चीनी की बात कर ही लेते हैं। शहद इस्तेमाल करें और चीनी का इस्तेमाल कम से कम बनाएं अपनी जिंदगी में। चीनी अब इस वो है ना कि आउट ऑफ रीच हो चुकी है, वो इतनी महंगी होती जा रही है कि अब जरा मुश्किल ही हो गया। आपको बताएं कि चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पर एक्शन की राह में अब कोई रुकावट नहीं। अब या तो हुकूमत का इरादा ही कमजोर है, या फिर शुगर माफिया इतना ताकतवर है कि इसके सामने सब बेबस हैं। अच्छा, इसमें जब आप कहती है ना समझ से बालातर है, मेरा ख्याल है सबको समझ है कि क्यों कुछ नहीं हो रहा। हाँ, बट हम उन ट्रोल्स की तरह नहीं है कि उठा करके चीजें फेंक दें। हम जरा बड़े आराम से और अच्छे तरीके से चीजें बताते हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुमा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और साथ ही हुकूमत को कार्रवाई से रोकने की दरखास्त की गई है। अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी भी कर दिया, लेकिन 20 जून को हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया और इस फैसले को दोबारा फिर शुगर मिल मालिकान ने चैलेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब आपको बताएं कि जी हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील मुस्तरद करते हुए सिंगल बेंच का फैसला दुरुस्त करार दिया है और रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम भी है और इस पर इमरान खान तबसरा भी कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा इन द पास्ट, ये सुन लें। शुगर माफिया ने वज़ीर आज़म इमरान खान और FIA के डायरेक्टर जनरल को चंद माह पहले चीनी की कीमतों में इजाफे की धमकी दी थी और अब वैसा ही हो रहा है। जो कमीशन इस इंक्वायरी रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेते हुए तहकीकात कर रहा है, उसको जिस अंदाज से डराया धमकाया जा रहा है, वज़ीर आज़म ने उस पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार करते हुए वाशगाफ अल्फाज में इन अनासर को ख़बरदार किया कि अगर दोबारा इस किस्म का कोई अमल दोहराया गया तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये भी किधर हैं? वैसे बिल्कुल इनको सुन के ना एकदम से मैं चौंक गई, तो गायब है सीन से। अच्छा, आपको बताएं जी कि इस वक्त मुल्क में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है और कुछ इलाकों में शुगर माफिया की धमकी के मुताबिक 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। हुकूमत को अब अदलिया और अवाम दोनों की हिमायत हासिल है, फिर भी शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना होना समझ से बालातर नहीं, समझ से बालातर होना नहीं चाहिए। नहीं, समझ से बालातर है। चले हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शौजब साहबा हमारे साथ हैं। कमल साहबा, अदालती फैसले ने वाजे कर दिया कि चीनी माफिया के खिलाफ अब हुकूमत कार्रवाई कर सकती है, करे, इजाजत है, अगरचे FIA भी इंक्वायरी करिए, लेकिन अब फैसला कौन कार्रवाई हम कब एक्सपेक्ट करें, कब शुरू होंगी ताकि आवाम को रिलीफ मिले? माशाल्लाह कार्रवाई तो दूर, चीनी महंगी से महंगी तर हो रही है। देखिए जी, अभी तक तो आपने देखा कि जब से ये रिपोर्ट आई है तब से जो चीनी
माफिया या चीनी की एसोसिएशन है, मुख्तलिफ वो फोरम्स पे जाके इस रिपोर्ट को सेट असाइड करने के लिए रिट पटिशनें करी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाके पहले स्टे लिया, फिर उसके बाद जब मुकदमा चला और कोर्ट ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसला कर दिया तो वो सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने जाके पटिशन दाखिल कर दी, जो कि जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने एक डिफरेंट फ़ैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे था। तो जब इस तरह के मामला चल रहे हों तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उस तरीके से काम नहीं फिर कर पाती हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। लेकिन अब फाइनली जब सारे मामला सेटल हो गए तो इंशाल्लाह ताला जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो अब इनके पीछे जाएंगी, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन है और हुकूमत की पूरी विल है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने ख़िताब में बताया कि हम जो इतने अरसे से एक डीपली एम्बेडेड इन रूटेड माफिया है, इसको हम अनरूट भी करेंगे और इसमें से हम लोगों को पकड़ेंगे भी और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। तो हुकूमत की विल तो पूरी मौजूद है, लेकिन एक्शन या जो ड्यू कोर्स है वो लॉ के अंडर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की अथॉरिटी है। वो वज़ीर आज़म या उनकी काबीना या उनके जो नुमाइंदगान पार्लियामेंट में बैठे हैं उनका इख्तियार नहीं है कि उन्होंने लोगों को सज़ा या जज़ा देनी है। तो यानी बेसिकली विल है लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसमें आप लोगों का कोई रोल भी नहीं है। आई डिडंट गेट एग्जैक्टली आप क्या कह रही हैं कमल शौजब साहिबा, लेकिन जो नाम आ रहे हैं ना इस रिपोर्ट में, जहांगीर तरीन ऑफ कोर्स सर फहरिस्त, उनका नाम जो है बिल्कुल टॉप पे है। तो उनकी शुगर मिलों की को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है इस चीज़ से। तरीन साहब इस अभी तक तो पाकिस्तान वापस नहीं आए, मेरा ख्याल है, आई एम राइट। तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि तरीन साहब कब वतन आकर इल्ज़ामात का सामना करेंगे? देखिए जी, तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उस वक्त तक थे जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुकम्मल नाअहल नहीं कर दिया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल किया था उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो एक बाकायदा रुकन होना या ऑफिस होल्डर होना वो ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि हम अपने इदारों का और ख़ास तौर पे अपनी कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। हमने उनको मरीम नवाज़ की तरह कुछ ओहदेदार बना के नहीं बिठाया हुआ। दूसरी बात यह है कि उनका नाम आना इस बात को वैलिडेट करता है कि हुकूमत के लिए रूल ऑफ लॉ और उसके लिए सब बराबर हैं। जब आप तहकीकात करें, वज़ीर आज़म ने भी अपने प्रोग्राम में जो जो इंटरव्यूज़ में यही बात की कि मेरा सबसे करीबी दोस्त अगर पार्टी में था तो वो जहांगीर तरीन था, लेकिन ये अनफेयर होता कि अगर तहकीकात हो रही हैं और उनका नाम निकाल दिया जाता। उनका नाम भी आया, उनके तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑडिट भी किया गया। और जिस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जिस वक्त कोई कोर्ट, नैब या कोई और जिनके पास ये अथॉरिटी है उनको समन जारी करेंगे और अगर उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उनके साथ वही सलूक होगा जो इसहाक डार को इस वक्त अदालत ने भगोड़ा जिस तरह करार दिया है उसी तरह उनके लिए भी डिक्लेयर करेंगे। हुकूमत के पास ये इख्तियारात नहीं है कि किसी को मुजरिम या मुलजिम वो जाहिर करें। हमारा जो काम था वो हमने करके कमीशन की रिपोर्ट जो है वो आगे इदारों को पहुंचा दी है। अब आगे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इदारों का काम है कि वो किसको उसमें तहकीकात और केस चलाने के बाद मुजरिम डिक्लेयर करते हैं और किसको मुलजिम डिक्लेयर। क्या कहेंगे, भगोड़ा करार देंगे? नहीं, वो जो डार साहब को भगोड़ा किया था तो फिर इनको भी क्या करते, वैसे ही करार देंगे बेसिकली कि हम उसी तरह इनको ट्रीट करेंगे और इनको वापस बुलाया जाएगा। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग। इक्वालिटी का बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन द क्वेश्चन है कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त कहाँ हैं और कैसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए यूके गए थे। हमें ज्वाइन किए मुर्तज़ा अली शाह ने फ्रॉम यूके। इनफैक्ट उनसे मेरा ख्याल है हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी जब उनसे ये पूछा गया था जहांगीर तरीन के बारे में। जी मुर्तज़ा, क्या इतलात हैं, क्या उनका तिब्बी चेकअप हो चुका है? अगर सब कुछ कंप्लीशन में है तो क्या वापस आ रहे हैं? It's been quite a while actually. कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन अब पिछले तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा उनको टाइम हो चुका है। वो बरतानिया में मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड के नज़दीक एक घर है जहाँ पर वो क़याम पज़ीर हैं और इस अरसे में उनकी बाद लंदन में भी वो आते रहे और उनकी यहाँ पर मुलाकातें उनकी हुई हैं जो कि प्राइवेट नेचर की थी। लेकिन जो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक और उसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड के नज़दीक एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जहांगीर तरीन के रेगुलर वहाँ पर चेकअप्स होते रहे। हमने उनको तकरीबन 2 से 3 बार हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पर उनको देखा है जहाँ पर उनके वहाँ पर 2 से 3 मुख्तलिफ़ किस्म के जो डॉक्टर्स हैं जिनके साथ उनकी रेगुलर यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। उसमें उनके करीबी जो ज़रा हैं उन्होंने कुछ अर्सा पहले हमें बताया था कि उनका जो माजी में उनका जो कैंसर का इशू रहा है उसके हवाले से भी उनकी ट्रीटमेंट हुई है। लेकिन उनका स्पाइन का इशू है जिसके हवाले से वहाँ पर एक लीडिंग प्राइवेट सर्जन है जिससे उनकी
वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स इससे पहले रही हैं। जो बीच में जो कोविड-19 की वजह से बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स तकरीबन जो मुकम्मल तौर पर वो सस्पेंड हो चुकी थी, वो अब सर्विसेज भी उनके जो करीबी ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि वह बहाल हुई हैं और वो इलाज करा रहे हैं। अच्छा मुत्सा से हमने भी पूछा कि तरीन साहब की वतन वापसी के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो मुत्सा अपडेटेड अस दिस। जहांगीर तरीन की वापसी के हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही। उन्होंने ये कहा है कि वो जब उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगी वो उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कब जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन इस बारे में जहांगीर तरीन पहले कह चुके हैं कि उनका जो उन्होंने ये कहा था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसमें बाज़ ऐसे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का उन्होंने नाम लिया था और बाज़ उनके जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, जिन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, और बाज़ अनइलेक्टेड लोग कि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ साजिश की, वो उस साजिश में हिस्सा हैं। जहांगीर तरीन ने इस हवाले से अभी तक अपना कोई जो फ्यूचर प्लान तो नहीं दिया, लेकिन उनके जो करीब तरीन उनके ज़राए वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो शुगर इंक्वायरी हुई है, जो शुगर रिपोर्ट आई है, उसके बाद उनका ये दावा है कि जहांगीर तरीन को उनको सिंगल आउट किया जा रहा है, उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुर्तज़ा। अच्छा जी, एक खबर जिसने दिल दहला दिया और कल से हेडलाइंस में आप सुन रहे हैं और बहुत ही अजीबो गरीब हक़ाइक़ इस सिलसिले में we will also be talking about it with our correspondent। लेकिन पहले आपको बता दें और आप भी बताएं हमें कि आपको क्या लग रहा है कि इधर क्या हुआ होगा। पन्नू आकिल में 11 अफराद को कत्ल करने का मामला जो है अब नया रुख इख्तियार कर गया है कि पहले कहा जा रहा था कि नफ्सियाती मरीज के हाथों अपने अहले खाना को कत्ल किया गया है और अब इसे ज़मीनी झगड़े से जोड़ा जा रहा है। मुल्ज़मान बाप बेटों के बयानात में कई जो हैं वो डिफरेंसेस आपको नज़र आ जाएंगे और ये वाकया जो है ज़मीन का झगड़ा था या मामला कुछ और है। अब तक तो ऑब्वियसली हतमी वजह सामने नहीं आ सकी। इट्स टू अर्ली टू से दैट। पुलिस तफ्तीश में लगी है और वाकये का मुकदमा जो है वो दर्ज भी कर लिया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई हैं। लड़कों के वालिद मुल्जिम बहाबुल्लाह ने पुलिस को बताया कि बीवी और बेटी को उसने खुद कत्ल किया, दीगर 9 अफराद को उसके बड़े बेटे कलीमुल्लाह ने कत्ल किया। इमेजिन ये क्या बताया जा रहा है, कलीमुल्लाह ने भी 9 अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। तीसरे मुल्जिम बेटे हिजबुल्लाह के मुताबिक ज़मीन का झगड़ा चल रहा था, मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अपने घर वालों को कत्ल कर दिया। कत्ल बरामद हो गया है यहाँ से और जो सस्पेक्टेड जो मुल्ज़िम है हमने उसको भी अरेस्ट कर लिया है। उसके 4 बेटे हैं जो भी इसके साथ थे, जो कि यहाँ से निकल के ये घोटकी की तरफ ये चले गए थे। आदलपुर इलाका है घोटकी का, वहाँ से हमने इसके रिश्तेदारों के घरों से हम उठा के लेके आए और इसी जगह साथ ही हमारा एक रूम है जहाँ से हमें जो ड्रैगर है जो इस्तेमाल हुआ है इस स्लॉटरिंग में और मर्डर में वो हमें रिकवर हुआ है। मुझे तो देख के ख़तरनाक लग रहे हैं सारे। कैसे कोई सोच सकता है कि कोई नफ्सियाती इशू था? ये वेरी मच होश में ये डिवाइस किया गया था, प्लानिंग की गई थी। मुल्जिम के छोटे बेटे का कहना है कि वारदात के बाद वालिद और चारों भाई घोटकी चले गए और वालिद इसे भी कत्ल करना चाहते थे, छोटे वाले को भी यानी कत्ल करना चाहते थे, लेकिन जब उनका साथ देने का कहा तो उसे छोड़ दिया गया। और यासिर फारूकी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। यासिर, क्या मामला है, ये क्या हो रहा है, जरा डिटेल्स बताएं इसकी। अकल दंग रह जाती है ना कि कोई अपने ही घर वालों को, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, कैसे मार दिया। देखें, गुज़िश्ता रोज़ तक तो ये सूरत हाल सामने आ रही थी। जो ऐनी शाहिदीन थे, ऐनी अहले इलाका थे, उनका कहना था कि ये नफ्सियाती मरीज़ है और इसने ये कत्ल किया और ये बेटों के साथ फ़रार हो गया है। लेकिन जब बेटों ने अपने बयानात दिए तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया था। मुखालफिन को फंसाना चाहते थे, ये तमाम कत्ल करके वो इल्ज़ाम मुखालफिन पर लगाना चाहते थे। और जब वो गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने इब्तदा में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। तमाम अफराद ने शुरू में यही बयान दिया था कि ये हमारे मुखालफिन ने कत्ल किए हैं और हम इस खौफ से घर से फ़रार होकर घोटकी चले गए थे कि हमें भी कत्ल ना कर दिया जाए। लेकिन जब हर पहलू से तफ्तीश हुई और वहाँ पे जो शवाहिद इकट्ठे किए गए, अहले इलाका से पता किया गया, तो वहाँ किसी किस्म का कोई शोर नहीं हुआ था। अगर किसी ने हमला किया था, हर पहलू से रुख हो रही थी। फिर इन लोगों ने इस बात का एतराफ़ किया। सबसे पहले मरकज़ी मुल्ज़िम ने इस बात को माना कि मेरा अपने भाइयों के साथ तनाज़ा था, ज़मीनी तनाज़ा, उसकी वजह से मैं सदमे में भी था। जिसमें बड़े
बेटे ने तो सबको कत्ल किया, ये जो लड़कों ने कत्ल किया, जाहिर है माँ और बहन को तो मार दिया, माँ को मार दिया, समझ नहीं आ रहा। अब अपने बच्चों को भी क्या मार दिया, अपने भी बच्चे, अपने भतीजे। और ये लड़के जो थे बेटे सारे मैरिड थे, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज को भी मारा। मारा किसको? देखिए, ये मरकज़ी मुल्ज़िम वहाबुल्ला का पूरा ख़ानदान था। मरकज़ी मुल्ज़िम जो है उसकी अपनी बीवी, उसकी अपनी 4 बेटियां, उसके अपने 3 कमसिन बच्चे, उसका जो दूसरा बेटा था हबीबुल्ला, उसकी बीवी और उसका पोता और पोती, ये 11 अफराद टोटल उसके अपने ख़ानदान के थे। उसने 2 अफराद का कत्ल किया, अपनी बीवी और बड़ी बेटी का, जबकि उसका जो दूसरे बड़ा बेटा था उसने बाकी 9 अफराद का, अपने कमसिन बहन भाइयों का। 3 कमसिन बहन भाई थे। जो छोटे बच्चे थे उन तमाम की उम्रें 1 से 4 साल के दरमियान बताई जाती हैं। जो ख़वातीन हैं उनकी उम्रें 16 से 42 साल के दरमियान बताई जाती हैं, जबकि ये जो खुद मुल्ज़िम हैं इनकी उम्रें 10 से 28 साल के दरमियान हैं। जो सबसे छोटा बेटा है उसका ये कहना था कि ये मुझे भी कत्ल करना चाहते थे, मैंने उनकी मिन्नत समाजत की, उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा। मैंने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि जैसा आप बोलेंगे मैं आपकी खिदमत करूंगा, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उस दौरान वालिद ने मुझसे रोते हुए ये कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है और मुझे ये ख्वाब की तकमील करनी है वरना हम पे अजाब आएगा। लेकिन बाकी 3 जो मुल्ज़िमान हैं जिसमें मरकज़ी मुल्ज़िम भी है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि ये ज़मीनी तनाज़ा था, हम मुखालफिन को फंसाना चाहते थे। 2 बेटों ने भी किया। इस वजह से हमने अपने घर की तमाम ख़वातीन जो 6 हैं, तमाम बच्चे जो 5 हैं, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। आप बता रहे हैं ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने माँ को, अपनी बहनों को कोई कैसे मार सकता है। कितनी ज़मीन थी ये, और ये ज़रा इस हवाले से ये जो तनाज़ा था इसकी कोई डिटेल सामने आई है? क्या इनकी दुश्मनी चल रही थी पहले से भी? जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वहाबुल्ला, देखें जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वहाबुल्ला, उसने 2011 में अपने बड़े भाई जो कि 60 से 65 साल के दरमियान थे उन्हें भी फायरिंग करके कत्ल किया था। इस जुर्म में वो जेल भी गया था। उस केस में इनका भतीजा मुद्दई था, लेकिन ये आपस में रिश्तेदारी थी तो मामला रफा दफा हो गया था, माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी और इसको ज़मानत पे रिहा करा के हैदराबाद के नफ्सियाती अस्पताल भेजा गया था, जहाँ ये 6 माह तक ज़ेर इलाज रहा था। बाद में बताया जा रहा है कि ये अद्वियात भी लेता रहा है। इस हवाले से अहले इलाका से भी गुज़िश्ता रोज़ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इसका अपने घर वालों से अक्सर झगड़ा रहता था। आज जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है रात को, ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम की बहू है उसके भाई की मुद्दियत में दर्ज हुआ है, उसका भी ये कहना था कि हमारी बहन बताती रहती थी कि मरकज़ी मुल्ज़िम का अक्सर अपने घर में झगड़ा रहता है और वो नफ्सियाती मरीज़ है, आपस में वो झगड़ता रहता है। इनका अपने भाइयों से और दीगर मुखालिफिन से ज़मीनी तनाज़ा। अगर बाप को मान भी ले नफ्सियाती मरीज़ तो बेटे तो नहीं थे मरीज़। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का यासिर फारूकी। क्यों आप ये सवाल पूछ रहे हैं ये समझ नहीं आ गई कि वो बंदे की जो शक्ल नजर आ रही है, जो बाप है, जो रिंग लीडर है इस वक्त मैं कह दूं, उसके दिमाग में कोई फतूर चला है और उसने सारों को, पहले अपने भाई को मार चुका है कितने साल पहले, उसके लिए वो जेल भी जा चुका है। हाउ कन्वीनियंट कि जेल से निकल के नफ्सियाती इशू हो गया और मेंटल असाइलम में फेंक दो। इस तरह कैसे जमानत पे छूट जाते हैं और कोई निज़ाम नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ, अगर तो इसको मान भी लें कि उनकी मेंटल हेल्थ को चेक करके फिर किसी भी मुल्ज़िम के बारे में ये फैसला किया जाए कि इसको बाहर छोड़ा जा सकता है या बाहर जाके ये करेगा जो इसने किया। और मेंटल हेल्थ तो ऑफ होगी ना जो ऐसी प्लानिंग करके सब कुछ कर ले, तो लिहाजा उस तरह माफ किया जाए कि ये पागल, कोई ऐसा सीन नहीं है। और अब्दुल्ला आई एम सॉरी, जब तक हमारे निज़ाम में ये माफ़ी, इतलाफ़ी, रफ़ा दफ़ा, ये सारी टर्मिनोलॉजी और ये गंद यूज़ होगा तो यही होगा जो हो रहा है। और सारी ख़वातीन डिस्पेंसेबल तो होती हैं ना, डिस्पोजेबल, मार दो सारों को, तो दिस इज़ व्हाट दे हैव डन। शक्लों पे नज़र आ रहा था उनकी। एक सर्वे की हमने इब्तिदा में बात की थी, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि 2 साल जो इस गवर्नमेंट को हुए हैं इसमें आपको कोई मुस्बत तब्दीली नज़र आई है? अगर आई है तो आप आज जियो पाकिस्तान TV पे हमें ज़रूर लिख कर बताइए। अच्छा, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर होने वाले हालिया सर्वे कुछ अच्छे नताइज नहीं लाए और हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर गौर करना होगा। हुकूमत के लिए मुस्बत बात यह है कि बेशतर लोग अब भी हुकूमत से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाए हुए हैं, सो इट कैन हैपन एनी टाइम। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी तरजीह आवाम को रिलीफ फराहम करना। एक निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने अपनी 2 साल कारकर्दगी की बात की। ऑन द अदर हैंड ऑपोजिशन 2 साल पूरे करने वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद कर रही है। पिछले 2 साल में मुल्क को जिस माशी तबाही,
भूख और अफलास के धाने पे खड़ा कर दिया इस नालायक, नाअहल और चोर टोले ने, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एक भी वादा मुकम्मल नहीं, एक भी कमिटमेंट मुकम्मल नहीं, और सिर्फ हर वादे पे झूठ, हर कमिटमेंट पे यू टर्न। 2013 में आटे की कीमत क्या थी, इस वक्त आटे की कीमत क्या है? 100% इजाफा है। 2013 में हमारी हुकूमत, जिस नहज पर हमने हुकूमत छोड़ी, इसी तरीके से चीनी की कीमत उस वक्त क्या थी, और वो अगेन अबाउट 70-80% उसमें इंक्रीज हुआ है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि इमरान खान क्रीज पर जम चुके हैं, अब लंबी इनिंग्स खेलेंगे। मेरी जो तमाम अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं अब, और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इधर से आगे बहुत और बेहतरी के दिन नजर आएंगे इंशाअल्लाह। और आपको बताएं कि हालिया सर्विस में वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर मौजूदा हुकूमत चलाने का फार्मूला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 68% यानी 68% अफराद ने मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की भरपूर हिमायत की। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने सर्वे जारी किया है, जिसमें तहरीक इंसाफ की 2 साला परफॉर्मेंस से 54% यानी 54% अवाम जो है वो गैर मुतमईन नजर आए हैं। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे में भी 45% अफराद गैर मुतमईन दिखाई दिए। गैलप सर्वे के मुताबिक वजीरों और मुशीरों की दोहरी शहरियत पर 39% अवाम जो है वो नाखुश हैं, 39% अवाम यकीनन नाखुश हैं, और 69% पाकिस्तानियों ने वज़रा और मुशीरों को दोहरी शहरियत छोड़ने का मशवरा दिया है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सस्ती अशिया की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत की 2 साल के दौरान कारकर्दगी में महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। वी ऑल नो के किस तरह से बिजली के बिल हों या महंगाई हो या दीगर चीज़ें हों, अवाम पिस कर रह गए हैं। सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा मज़ीद मालूम करते हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी नज़र में मौजूदा हुकूमत के 2 साल कैसे गुजरे? वैसे तो एक बहुत तवील आंसर भी हो सकता है इसका, लेकिन कुछ सीधा बातों पे अगर हम गौर कर लें, कौन सी बड़ी नाकामियां हैं, कौन सी बड़ी कामयाबियां हैं, वो भी हम चाहते हैं कि मेंशन करें आप। बड़ा लजीज सवाल है कि मेरी नज़र 2 साल नाकामियाँ, कामयाबियाँ, क्या कहूँ? यानी जब मैं बात शुरू करता हूँ तो वही बात अटक जाती है कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, और होमवर्क नहीं था, होमवर्क नहीं करके आए थे 22 साल स्ट्रगल के बाद, जद्दोजहद के बाद। कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि 2 साल निकाल गए हैं, और नाकामी सबसे बड़ी ये है कि वो जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं हुए। नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता कि कामयाबी है 2 साल निकालना। कोई ऑपोजिशन लिटरली इस मुल्क में नहीं है, तमाम इदारे एक सफ़र पर हैं, तो 2 साल कैसे ना निकालते? अच्छा चले भट्टी साहब, लगता है कि पहला सवाल ज़रा मुश्किल हो गया आपके लिए। चले एक और चीज़ आपसे पूछते हैं कि ये बात तो हुकूमत भी मानती है और आप भी कहते हैं कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा खुद हुकूमत है, तो अब ये ख़तरा टलता नज़र आ रहा है आपको? एटलीस्ट ये बताएं। नहीं जी नहीं, ये खुद कफ़ील हैं। वो बिजली घरों के बाहर वो एक इस तरह की क्रॉस सा बन के ऊपर एक वो ढांचा सा बना होता है, और ख़तरा 303 वोल्ट, तो ख़तरा 330 वोल्ट, तो ख़तरा 420 वोल्ट, तो ये हर एक के टैग लगा हुआ है। ख़तरा, कोई ख़तरा 440 वोल्ट है, कोई ख़तरा 1000 वोल्ट है, कोई अंदरूने मुल्क के लिए ख़तरा है, कोई बैरूने मुल्क के लिए ख़तरा है, कोई। आप क्लासिकल एग्ज़ाम्पल देखें, शीरी मज़ारी साहब आती हैं फ्राम नोवेयर। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि शीरी मज़ारी साहबा की अपनी 2 साल की कारकर्दगी क्या है, कोई पता नहीं। आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाती हैं, अपने वज़ीर ख़ारजा पर बिलो द बेल्ट अटैक्स मारती हैं, कपड़े, कलफ, फलाना 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 फलाना। ये वही शीरी मज़ारी साहब हैं जो हफीज़ शेख साहब को अमेरिकी एजेंट कहती थी, आजकल उनके साथ बैठी हुई हैं कैबिनेट में, आजकल चुप हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारजा की मोहब्बत या वज़ीर ख़ारजा की में कह जाती हैं, लफ्ज़ बोल जाती हैं कि हमने कश्मीरियों को मायूस किया, हम कुछ कर ही नहीं सके। अब आप बताएं,
कि ऐसी हुकूमत को कोई किसी बाहर बैरूनी ख़तरे की ज़रूरत है, और जब फिर परफॉर्मेंस चेक भी ना हो हुकूमत में, वज़रा को डर खौफ भी ना हो, और इमरान खान साहब कमज़ोरी दिखाएं या इंजॉय करें बामी लड़ाइयों को, इस तरह की बातों को, तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा भट्टी साहब, सियासी महाज पर अब बता दें ज़रा, हुकूमत ने जो भी किया, आवाम का मसला तो माशी है। सबसे ज़्यादा इस वक्त आवाम महंगाई, अपने गरीब तंग हालात और बेरोजगारी, और एक्चुअली कुछ पैटर्न नहीं, जॉबलेसनेस उरूज पर। ये चीज़ ठीक हो जाए तो बाकी जाहिर है कि 2 साल में रोजगार कम, महंगाई ज़्यादा हुई है, लेकिन आपको क्या इसे आने वाले वक्त में ये सबसे बड़ा ख़तरा आप देख रहे हैं आवाम हुकूमत के लिए भी, और आवाम तो गुजर ही रहे हैं? मसनूई महंगाई और महंगाई, ये खुदा के लिए कुछ करें इसका, और दूसरा ये जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, ये करें, लोगों की ज़िंदगियां बढ़ें। ऊपर मूडीज़ की रेटिंग बेहतर हो गई, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया, IMF हमसे सेटिस्फाइड है, हम बहुत 30 मार खान हो गए हैं, हमारे शरह नमू वहाँ पहुँच गई है, शरह जमू वहाँ पहुँच गई है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक नीचे आटा, घी, गंदम, चावल, दालें ये बेहतर नहीं होंगी, और जब बंदा थाने, कचहरी या अस्पताल जाए तो उसको इंसान नहीं समझा जाएगा। उसको अगर इंसान समझा जाएगा और ये चीज़ें बेहतर होंगी तो ऊपर कुछ भी ना हो, लोग आपको दुआएं देंगे। शुक्रिया भट्टी साहब। दैट इज़ योर ओपिनियन। जिस तरह हम कह रहे थे, भट्टी साहब से हमने शुरू में ही कहा था कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, तो ये उनकी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी हमसे बात करने का। टाइम ज़रा कम है, लेकिन एक और चीज़ बतानी है, जब हम मूवीज़ देखते हैं, फिल्में देखते हैं और बड़े बड़े सेट्स लगे होते हैं, मतलब एक छोटे से सीन के लिए करोड़ों के सेट्स लगते हैं, तो फिर आपको बताएं कि हुआ क्या। हॉलीवुड एक्शन फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग के दौरान स्टंट गलत होने से फिल्मसाज को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। और हुआ यूं कि एक सीन की शूटिंग के लिए जंगलात में पुल तैयार किया गया, जहां हेलीकॉप्टर के जरिए मोटरसाइकिलों को पहुंचाया गया। बदकिस्मती से स्टंट के दौरान स्टंटमैन की मोटरसाइकिल को आग लग गई, जिस पर शूटिंग रोकना पड़ी, और इस सारे इंतजामात पर 44 करोड़ रुपए लागत है नहीं। और शूटिंग कैंसिल। तो लिहाजा आप सोच लें सारा ये वो देखिए, हमने थोड़ी सी वो तस्वीरें कौन लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनके पास इससे भी बहुत ज्यादा करोड़ों का बजट होता है। तो बंदा को अल्लाह माफ करे, हाइपरटेंशन, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक ही हो जाए किसी को भी। हमारी जो फिल्में होती है, मतलब लिटरली 2-3-4 करोड़, आई डोंट थिंक इट्स दे इवन हैव अ बिगर बजट देन दैट। अच्छा नहीं, अब तो बड़े बजट की फिल्में बनी है। अभी हम जो है, चलें इस डिस्कशन को हम फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। हम आपसे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे। मास्क पहनना ना भूलें।